Hello everyone, welcome to Career Academy. Welcome to this particular channel over here. Today we will discuss about the weekly current affairs of the 8 to 14 September 2022. And guys, I want to tell you that you can make the notes from this particular video over here. And this kind of the particular current affairs is very much IMP for the UPSC examinations and the also government bank examinations over here. Okay, so let us start with this particular session. Okay, and I want to also tell you that this kind of the current affairs is filtered from the Hindu newspaper over here, so you can watch it, the weekly current affairs over here. Okay, so let us discuss one by one. So we will discuss in this particular lecture. The first one is that non-communicable disease. So this comes on the newspaper on 8 September 2022. After that we will also discuss about human development report, Pradhan Mantri tuberculosis, okay, TB Mukt Bharat Abhiyan. After that we will also discuss about Indo-Pacific Economic Framework. So it stands for the IPEF. okay, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट प्रोजेक्ट 17A एंड INS तारागिरी जो एक इंडिजिनियस फ्रिगेट है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, साथ ही साथ भारत जो है G20 समिट जो है 2023 का यहाँ पर उस समिट को होस्ट करने वाला है. सो दैट स्टैंड्स फॉर द G20 समिट इन 2023. ओके, आफ्टर दैट 14 सितंबर के जो न्यूज़पेपर है उसमें यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आया था रिगार्डिंग दी सी टर्टल पोचिंग. ओके, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो गाइज, आई वांट टू टेल यू दैट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर करंट अफेयर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड अदर गवर्नमेंट बैंक एग्जामिनेशन ओवर हियर. ओके, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट न्यूज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. तो दोस्तों आजकल अगर देखा जाए तो 40 टू 50 ईयर्स की जो एज है उसके दौरान यहाँ पर जो हार्ट अटैक के जो केसेस है काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं. तो ठीक है, NCD, सो दैट इज कॉल्ड दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है. ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ये एक्चुअली इन्फिशियस नहीं है. ठीक है, सो दैट इज अ नॉन इन्फिशियस इन द फ्यूचर इन द नेचर ऑल्सो. ओके, जो स्प्रेड होने से नहीं फैलता है. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अंदर कौन कौन आता है? सो दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो हार्ट की बीमारी होती है, वो डायबिटीज जो है आजकल आप लोगों को देखने को मिल सकती है. बाद में क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज जो है, और आफ्टर दैट द कैंसर. ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आजकल ये जो डिसीज है काफ़ी हद तक उसमें बढ़ोतरी हो रही है भारत देश के अंदर भी और ऑल ओवर इन द वर्ल्ड ऑल्सो. ओके, most NCDs are chronic and last for a longer period of this particular time. Approximately अगर मैं बात करूं तो दुनिया की 71% जो आबादी है वो उसकी वजह से ही डेथ के साथ मिलती है. ठीक है, सो NCD अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स ओवर हियर. ओके, यहाँ पर देखा जाए कि ये डिसीज़ सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलता है, या सर्वे किया जाए कि ये जो डिसीज़ है ये कौन से पोर्शन के अंदर देखने को मिल सकता है. तो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लो इनकम कंट्रीज़ है या लो इनकम ग्रुप है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो डिसीज़ है सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो सकती है, प्रॉपर टाइम पर मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनकम जो है काफ़ी हद तक कम होने की वजह से वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है. मेजर, जैसे मैंने कहा कि मेजर डेथ कॉजिंग NCDs आर दी कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीज एंड दी डायबिटीज ओवर हियर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट दी नेक्स्ट आर्टिकल, सो यहाँ पर 9 सितंबर 2022 हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल आया था दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 2022 में. तो भारत का उसमें जो रैंक है दोस्तों कितना है? 132 रैंक है. ये चीज़ याद रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो रैंक आया है वो 132 है. ठीक है, तो यहाँ पर टॉप कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टॉप कंट्रीज़ में है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, यहाँ पर बॉटम से मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा है बुरुंडी, CR, नाइजीर एंड चाड एंड साउथ सूडान. ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है. और हमारे नेबर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो श्रीलंका 73 पर है, चाइना 79 पर है, भूटान 127 पर है, बांग्लादेश 129 पर है, नेपाल जो है 143 पर है, और पाकिस्तान जो है 161 पर है. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके 4 इंडिकेटर जो है कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ. ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ओके, एंड यहाँ पर जो
GNI, ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा, उसको कंसिडर कर कैलकुलेट कर यहाँ पर उसका इंडिकेशन किया जाता है। सो व्हाट इज HDI? HDI is a composite index that measures average architecture achievement in the three basic dimensions of human development, a long and healthy life, long knowledge, decent standard of this particular living over here. Okay, so human development report के बारे में पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली वो है क्या। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज़ किया गया था सबसे पहले 1990 के दौरान। यहाँ पर आप लोगों की ये चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कोई भी अप्रोचेज़ हो उसको डिफरेंट थीम के तौर पर एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इसको पब्लिश करने में पब्लिश कौन करता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके थ्रू जो यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी एजेंसी है उसके थ्रू इसको डेवलपमेंट मिलता है या पब्लिश होती है। ठीक है, अगर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसका अगर मैं गोल की बात करूं तो गोल यही है कि कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, चॉइस एंड फ्रीडम। ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, चॉइसेस प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। सो दैट इज अ पर्टिकुलर गोल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द थीम, तो यहाँ पर उसकी थीम आप लोगों को पूछी जा सकती है, ये चीज़ याद रखना है। थीम जो है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 22 की, वो याद रखिएगा, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग our future in world in transformation. So guys, this particular theme is very much important. ये वन लाइनर स्ट्रेटेजी के में आप लोगों को पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो हो गया, पर अभी इंडेक्स क्या है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिसके ऊपर से ह्यूमन डेवलपमेंट जो अचीवमेंट है या उसके कंपोजिट इंडेक्स है उसको तय किया जा सकता है। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। ओके, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बर्थ के हिसाब से, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.3 के हिसाब से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4 के हिसाब से मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, कि लोग बच्चे जो है कितने टाइम तक स्कूल में रहते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चे बीच में से स्कूलिंग अपना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। यहाँ ये बात समझ में आती है कि कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसको घर छोड़ना पड़ता है, स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है। ठीक है, पर यहाँ पर डेवलपमेंट जो है स्कूलिंग के हिसाब से जो होता है वो रुक जाता है। एज पर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8.5, उसके हिसाब से ग्रोस नेशनल इनकम कितनी है, किस तरीके से है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है तय किया जाता है। और उसके अंदर भारत का जो इस बार का रैंक आया है 2021 का, वो 132 आया है। ठीक है, आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये आर्टिकल समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जो प्रधानमंत्री टीबी स्टैंड्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत अभियान यहाँ पर चलाया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी ने उसको इस जो योजना है, अभियान है, उसको लॉन्च किया था। पर यहाँ पर प्रधानमंत्री से ही इसको डिनोट किया जा सकता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पहले अभियान के बारे में तो समझ में आता है, पर टीबी क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अबाउट ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है टीबी। ठीक है, दैट इज अ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके थ्रू ये डिसीज जो है आपके शरीर के अंदर आता है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि ये जो टीबी जो है ट्रीटेबल भी है, क्योरेबल भी है। और यहाँ पर 2030 तक हम लोगों ने ऐसा एजेंडा रखा है कि 2030 तक हम लोग पूरा का पूरा भारत जो है टीबी से मुक्त कर देंगे। पर हम लोगों ने थोड़ा आगे के अप्रोच सोचकर हम लोगों ने 2025 तक ऐसा सोचा है कि 2025 तक भारत जो है टीबी से मुक्त हो ही जाना चाहिए। ठीक है, टीबी जो है ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और बाकी कई ऐसे जो पार्ट्स है बॉडीज़ के, ठीक है, जो डायरेक्ट अफेक्ट हो सकते हैं, उसको यहाँ पर टीबी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर उसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करूँ कि एक टीबी जो है दूसरे पर्सन से किस तरीके से फैलता है। ठीक है, अगर कोई भी टीबी है, ठीक है, तो टीबी पर्सन टू पर्सन एयर के थ्रू फैलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू फैलता है। अगर ये भाई साहब को टीबी है तो वो जो उसकी
नेचुरल प्रोसेस है, ऑक्सीजन लेने की जो नेचुरल प्रोसेस है उसकी वजह से यहाँ पर टीबी जो है दूसरे भाई साहब के अंदर आ जाता है विद द मीडियम ऑफ द एयर। ओके, व्हेन द पीपल विद लंग टीबी कफ, ठीक है, जिसको अगर टीबी है, अगर वो कफ जो है वो बाहर निकालता है, स्पीट करता है या स्नीज करता है, ठीक है, तो भी यहाँ पर टीबी के जो जर्म्स हैं आपके अंदर आ सकते हैं थ्रू द एयर। ओके, तो इसका यही एक दोस्तों मीडियम है कि आपको ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि आपको यहाँ पर जो है एक पर्सन को हुआ तो दूसरे पर्सन को होने की पूरे से पूरी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर उसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिम्टम्स यही होंगे कि कफ जो है उसके अंदर जब भी आप कफ बाहर निकालते होंगे तभी कफ के साथ ब्लड आता होगा, यहाँ पर गले में खराश होती होगी, गला खिंचता होगा, चेस्ट पेन होता होगा, बहुत सारे बॉडी के अंदर वीकनेस लगती होगी, आपका वेट जो है लूज हुआ होगा, आपको जो है फीवर हुआ होगा और साथ ही साथ आपको नाइट स्वेट्स। ओके, तो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स है ये टीबी के लक्षण है। यहाँ पर आपको लोगों को याद रखना है कि कॉमन सिम्टम्स जो ऑफ एक्टिव लंग्स टीबी आर कफ विद स्पुटम एंड ब्लड एट द टाइम्स ओवर हियर। ओके, आई होप आप लोग ये योजना जो है समझ गए होंगे कि ये योजना में यही कहा जा रहा है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर जो द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है कि हम लोग 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कर देंगे और उसकी वैक्सीन भी यहाँ पर डिनोट की गई है। गाइस, कैन यू टेल मी कि विच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वैक्सीन रिगार्डिंग द टीबी ओवर हियर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क यानी कि इंडिया पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए ये जो पूरा का पूरा फोरम है वो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एड्रेस द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन द US वेयर इंडिया डेडिकेटेड टू स्टे अवे फ्रॉम द फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड पिलर। तो यहाँ पर जो 4 पिलर्स है, जैसे कि एक तो है सप्लाई चेन का पिलर है, सप्लाई चेन का पिलर है, सेकंड है आपका क्लीन एनर्जी का पिलर है, क्लीन एनर्जी का पिलर है, उसके बाद जो थर्ड है वो है एंटी करप्शन, और फोर्थ जो है दोस्तों वो है आपका ट्रेड। क्या है? ट्रेड। तो भारत ने इन तीनों के ऊपर यहाँ पर एग्री किया है, पर भारत ने ट्रेड के ऊपर एग्री नहीं किया है। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एड्रेस्ड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, IPEF कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टैक्सेशन को यानी कि एंटी करप्शन को अलाउ किया है, यहाँ पर क्लीन एनर्जी को अलाउ किया है, यहाँ पर सप्लाई चेन को अलाउ किया है। तो इंडिया ने ये 3 पिलर्स के अंदर एग्रीमेंट साइन किया है, एग्री किया है, पर यहाँ पर ट्रेड के पोर्शन में एग्री नहीं किया है। ठीक है, पर अगर मैं IPEF की अगर मैं बात करूं तो IPEF एक्चुअली क्या है, तो ये एक US लीड इनिशिएटिव है जो एम करता है कि आपके इकोनॉमिक पार्टनरशिप को हम लोग अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन करें, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कंट्रीज है उसका रेजिलियंस बढ़े, सस्टेनेबिलिटी बढ़े, इंक्लूसिवनेस बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और फेयरनेस बढ़े, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहे, और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़े। ओके, IPEF जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और डजन इनिशियल पार्टनर्स हु टुगेदर रिप्रेजेंट द 40% ऑफ दिस वर्ल्ड GDP। ठीक है, तो वर्ल्ड GDP के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 40% के दौरान। IPEF इज नॉट अ पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग ही होता है। यहाँ पर भारत ने ट्रेडिंग के आस्पेक्ट से यहाँ पर उसमें एग्री नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर भारत एब्जॉर्व करना चाहता है कि जो भी कंट्री इस पिलर के अंदर इंक्लूड है क्या क्या उसको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, इसलिए भारत ने अभी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए इस चीज़ को एग्री नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बट अलाउज द मेंबर ऑफ द नेगोशिएबल the parts they want to, negotiations will be along 4 main pillars। तो इन 4 पिलर्स के अंदर भारत ने जो पहला पिलर है सप्लाई चेन का, सेकंड पिलर इज अबाउट द क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन इज द टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन ओवर हियर, तो उसको एग्री किया है। पर जो फोर्थ पिलर है
फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड उसको एग्री नहीं किया है। ये चीज़ आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो दैट इज अबाउट द प्रोजेक्ट 17A INS तारागिरी। यहाँ पर अगर मैं INS तारागिरी की बात करूँ और प्रोजेक्ट 17A की बात करूँ तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये 12 सितंबर के न्यूज़पेपर में आया था, हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल यहाँ आया था। 11 सितंबर में भी थोड़ी उसकी बहुत झलक थी, ठीक है। पर यहाँ पर अभी समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये न्यूज़ है तो है क्या, ठीक है। मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL जिसको कहा जाता है, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लॉन्च्ड तारागिरी द थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A ओवर हियर। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है द थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A जो है उसको यहाँ पर INS जिसको तारागिरी कहते हैं उसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, ठीक है। अभी बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट 17A के बारे में। तो प्रोजेक्ट 17A जो है ये अल्फा फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी ने 2019 के अंदर लॉन्च किया था टू कंस्ट्रक्ट सीरीज ऑफ द स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिगेट का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जो फ्रिगेट दैट इज वन काइंड ऑफ द वॉरशिप ओवर हियर। तो डिस्ट्रॉयर भी वॉरशिप है, पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिगेट एंड डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आर्मामेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिगेट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो कंपनी ने मिलकर इस चीज़ को बनाया है जिसका नाम है मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स MDL एंड सेकंड वन इज दी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ओके। तो वहाँ पर आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझना है कि मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इस चीज़ को बनाया है, ठीक है। दिस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद अ स्पेसिफिक स्टील्थ डिज़ाइन। यहाँ पर उसकी डिज़ाइन अच्छी तरीके से है। और दोस्तों ये एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ये रडार जो है, रडार, ठीक है, इसका कोटिंग ही ऐसा किया गया है कि रडार इसको कैचअप नहीं कर पाता है, ठीक है। सो एंड इज लो एब्जॉर्बेबल विच कैन मेक इट्स अप्रोच अनडिटेक्टेबल फॉर दिस एनिमी। तो हमारे दुश्मन देश को ये पता नहीं चलेगा अगर तारागिरी वहाँ से गुजरा है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको हम लोग कैचअप नहीं कर सकते, रडार उसको कैचअप नहीं कर सकता है, ठीक है। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो reduces the infrared signals of this particular ship। यहाँ पर शिप के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया है। नीलगिरी जो है वो भी एक प्रोजेक्ट 17A के अंडर ही आता था, ठीक है। तो ये पहला स्टील्थ शिप था जिसको लॉन्च किया गया था अंडर दी प्रोजेक्ट 17A और 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उदयगिरी जो है दैट इज़ अ सेकंड शिप अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो मई 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2024 के अंदर कमीशन किया जाएगा INS उदयगिरी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ओके। Now let us discuss about the next article. So that is called the India to host G20 summit in 2023. Guys, 13 सितंबर 2022 के हिंदू न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल की झलक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये रिसेंटली अनाउंस किया था कि इंडिया जो है ये होस्ट करेगा G20 ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ 20 जो है उसके लीडर समिट को होस्ट करेगा नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर। और कहाँ पर करेगा, न्यू दिल्ली के अंदर करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो समिट है ये 17 G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट जिसको कहा जाता है जो नवंबर के 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर होगी। आफ्टर विच इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में उसकी प्रेसिडेंसीज मिलेगी हमें और हम लोग 2023 में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडिया ने यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज एज्यूमिंग द प्रेसिडेंसीज ऑफ द G20 फॉर 1 ईयर, 1 साल तक यहाँ पर उसके साथ कामकाज चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ साथ। ये पहले G20 क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह है इंडिया का मैप। तो यहाँ पर जो जो ऑरेंज कंट्री है सो दैट इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर G20, ठीक है। आप अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं। इज इट क्लियर? G20 जो है फॉर्म हुआ था 1999 के दौरान, ये चीज़ याद रखिएगा। इन द बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्ट एशिया, तो ईस्ट एशिया को हीट करने के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया था। इसका एम यही है कि सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडल इनकम कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर मिडल इनकम कंट्रीज जो है उसके साथ हम लोग तालमेल बिठाकर हम लोग हमारा एम यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को
हम लोग बढ़ा सके हैं, ठीक है। टुगेदर द G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 80% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अगर सारे के सारे G20 कंट्रीज जो मिल जाते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 60% पॉपुलेशन, ग्लोबल GDP में से 80% GDP और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड साथ में मिलकर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि इंडिया जो है 2023 की जो मीटिंग है, समिट है G20 की, वो इंडिया के अंदर होगी और न्यू दिल्ली के अंदर ही होगी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लास्ट आर्टिकल एंड दैट इज अ इम्पोर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द UPSC एग्जामिनेशन, जहाँ पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का यहाँ पर एक पोर्शन आता है, सी टर्टल पोचिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या है, ठीक है। वॉचिंग का मतलब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नई स्टडी की गई उसके हिसाब से पता चला कि मोर देन 1.1 मिलियन प्लस जो है सी टर्टल जो है इलीगली किल्ड किए गए हैं, ये चीज़ याद रखनी है। इन सम केसेस ट्रैफिक्ड फ्रॉम 1990 टू 2020 जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सी टर्टल जो है ये आप उसका फोटो देख सकते हैं। सो सी टर्टल स्पाइसेस दैट फेस द मोस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द 30-year पीरियड वेर ग्रीन 56% ओवर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा दूं कि ये जो सी टर्टल जो स्पाइसेस है उसका ऑलमोस्ट 56% यहाँ पर 30 साल के करीब इस पीरियड के अंदर एक्सप्लोटेशन हुआ है, और हॉक्सबिल सी टर्टल जो है उसका यहाँ पर 39% के करीब आंकड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ये आर्टिकल एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू नो अबाउट दैट सी टर्टल, हमें उसके बारे में क्या जानना चाहिए। तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि सी टर्टल जो है ये एक मरीन रेप्टाइल्स है। क्या है, मरीन रेप्टाइल्स है जिसकी बॉडी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी के तौर पर सामने आती है, एंड लार्ज फ्लिपर्स दैट आर वेल एडेप्टेड टू लाइफ इन द ओशन, की ओशन के अंदर आराम से वो जिंदा इस तरीके से रह सके। तो यहाँ पर आप उसका फ्लिप्स दे सकते हैं, फ्लिप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए। द सी टर्टल फैमिली इंक्लूड्स द हॉक्सबिल एंड लॉगरहैड एंड लेदर बैग ग्रीन एंड ऑलिव रेडली टर्टल ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि यहाँ पर सी टर्टल की जो फैमिली है इसको इस तरीके से इंक्लूड किया गया है, ओके। सो दिस 5 स्पीसीज आर फाउंड वर्ल्ड वाइड मेनली इन ट्रॉपिकल एज वेल एज इन दिस सब ट्रॉपिकल वाटर ऑल्सो। तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल वाटर में भी इसको पाया जाता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में भी पाया जाता है, ये वर्ल्ड वाइड में भी इस तरीके के 5 स्पीसीज को देखा जा सकता है, ठीक है। अदर देन दूसरे 5 पीसेज जो है वो कौन कौन से हैं, तो 2 more टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड रेंजेस। एक तो है कैंप्स रेडली एंड सेकंड वन इज द फ्लैट बैक टर्टल, ओके। कैंप रेडली जो है is found mainly in the Gulf of Mexico, and flatback turtle जो है around northern Australia and southern Papua New Guinea, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन सभी की जो टाइप्स है वो आप लोगों को ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स याद रख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ओके। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरी सो यू कैन कॉन्टेक्ट दिस पर्टिकुलर academy over here, okay। and I want to tell you that let us ask one question। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि what is the national language of India, what is the national लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेशनल लैंग्वेज क्या है भारत की, ये चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है। एंड सेकंड इज व्हाट इज द आर्टिकल रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, आर्टिकल क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज का, ये 2 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और तीसरी जो क्वेश्चन है वो ये है, तीसरा क्वेश्चन कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है हमारी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। सो गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग मुझे बताइए कि ये जो 3 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।